अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं जमील अहमद शाइख, अपने फ़ेसबुक पेज JS के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अक्टूबर के महीने में यानी 24 अक्टूबर को यौम तासीस आज़ाद कश्मीर है। इस सिलसिले में कश्मीर के लोगों ने किस तरह की कुर्बानियाँ दी 1947 में, और कश्मीरी रियासत की उससे पहले की क्या तारीख़ है, इस हवाले से हमने दावत दी प्रोफेसर मसूद साहब को, जो तकरीबन 8 किताबों के करीब मुसन्नफ़ भी हैं, जिसमें तारीख़ी किताबें भी शामिल हैं। और उनसे बात करेंगे और कश्मीर के हवाले से बहुत से इश्यूज़ उनसे पूछने की हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। कश्मीर के हवाले से ही अगर हम बात करें तो कश्मीर की तारीख़ ही कहा जाता है जी कि जब मुख्तलिफ़ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी यहाँ पर, एक ही मुल्क था ये पूरा हिंदुस्तान, उस वक्त भी कश्मीर की अलग शनाख्त थी। आप इस बारे में क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया इस मौजू पर गुफ्तगू का। कश्मीर की तारीख़ के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँ कि बहुत कदीम तारीख़ है। राज तरंगनी एक किताब है जो बहुत सदियाँ पहले एक हिंदू ने लिखी थी, और उसमें उसने कश्मीर के राजाओं की तारीख़ लिखी थी। तो ये एक कदीम इलाका है और इसकी कदीम तारीख़ है। ताहम जो जदीद तारीख़ है आज के दौर में, हम जिस सूरत-ए-हाल से गुज़र रहे हैं, उस हवाले से जो इसका पस मंज़र है, उस सिलसिले में अर्ज़ करूँगा कि 1546 में अकबर जो मुग़ल बादशाह था, उसने कश्मीर को फ़तह कर लिया था और इसको हिंदुस्तान का एक सूबा बना दिया था। और उसके बाद फिर ये मुग़लों के पास ही रहा तकरीबन 300 साल तक, ना तकरीबन 200 साल तक। और उसके बाद अफ़गानों के पास चला गया, और अफ़गानों से पंजाब में जब रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो सिखों के पास चला गया, और ये पंजाब या हिंदुस्तान का एक सूबा ही रहा। तो रंजीत सिंह जो था वो पंजाब का हुक्मरान था, और उसके साथ साथ उसने उसी इलाके को अपने साथ शामिल किया हुआ था, जिसमें कश्मीर भी शामिल था। 1839 में रंजीत सिंह फोत हो गया। तो उसके दरबार में जम्मू के एक डोगरा ख़ानदान के 3 भाई जो वो मुलाज़िम थे, गुलाब सिंह, बिहान सिंह और सुरचत सिंह, जिनके नाम थे। उनमें गुलाब सिंह जो था उसको उसने जम्मू के इलाके की हुक्मरानी दी हुई थी। बिहान सिंह रंजीत सिंह का वज़ीर-ए-आज़म था लाहौर में, और सुरचत सिंह भी उसके साथ ही था, दोनों लाहौर दरबार में थे। तो जब अंग्रेज़ों की सिखों के साथ कश्मकश शुरू हुई, क्योंकि अंग्रेज़ आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान पर काबूज़ हो रहे थे, 1803 में उन्होंने दिल्ली पर तकरीबन इक़्तिदार हासिल कर लिया था। तो सिखों के साथ उनकी पहले एक दुश्मनी शुरू हुई 1809 में, फिर 1814 में, और रंजीत सिंह के साथ उन्होंने कुछ माहदे किए। मकसद उनका ये था कि हम आहिस्ता आहिस्ता शुमाल की तरफ बढ़ेंगे और पंजाब को अपने कब्ज़े में लेंगे, क्योंकि रंजीत सिंह बड़ा मजबूत हुक्मरान था। साथ ही उसने अपनी फ़ौज बड़ी मजबूत रखी हुई थी, जिसमें यूरोपियन अफसर थे, फ्रांसीसी और दीगर ममालिक के ऑफिसर उसने रखे हुए थे। तो जब तक वो ज़िंदा रहा तो वो अंग्रेज़ उसकी हुकूमत उससे नहीं ले सके। लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल हुआ तो उसकी जो विरासत थी, पंजाब की जो हुकूमत थी, वो उसके जानशीन इतने लायक नहीं थे। तो अंग्रेज़ों ने बड़ी साजिश के ज़रिए पहले तो उनको आपस में लड़ाया, और फिर उसके बाद बराह रास्त उनकी जो है वो सिखों के साथ जंग हुई। इस जंग में गुलाब सिंह जो था वो था तो एक तवील अरसे से रंजीत सिंह का मुलाज़िम रहा था, उसका यानी बड़ा नमकखार था, उसके मातहत था। लेकिन इस जंग में जो 1846 में अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान हुई है, उसमें उसने खुफिया तौर पर अंग्रेज़ों से साज़बाज़ की, क्योंकि उनसे उसने यानी कुछ खुफिया तौर पर रब्ता किया हुआ था। और इसी वजह से वो जब 1846 में जंग हुई, सबराहों की जंग जिसे कहते हैं, जिसमें सिखों को शिकस्त हुई, तो उस शिकस्त में बड़ी वजह थी जो गुलाब सिंह की गद्दारी थी। गुलाब की वजह से सिख जो वो शिकस्त खा गए। तो जब सिखों को शिकस्त हुई तो उन्होंने जो वो अंग्रेज़ों में गोया कि पंजाब पर अपना कब्ज़ा मजबूत करने की कोशिश की। तो गुलाब सिंह ने उनसे ये कोशिश की कि कश्मीर किसी तरीके से उनसे हासिल कर ले ये सूबा, क्योंकि वो खुद जम्मू का हुक्मरान था। तो अंग्रेज़ों ने सिखों पर जुर्माना डाला तकरीबन 1.5 करोड़। उस वक्त सिक्का शाही जो तावान थे, उनको तावान के लिए कि ये आप ये रकम जमा कराएं तो आपकी जो नवाबी है, जो हुक्मरानी है पंजाब की, वो आपके आर्जी तौर पर हम आपको बाकी रखेंगे। या सिखों के पास पैसे नहीं थे इतने,
तो गुलाब सिंह ने कहा जी कि इनमें से आधे पैसे मैं आपको दे देता हूँ, तो कश्मीर मुझे इस बुनियाद पर दे दें। अच्छा। ये जो माहिदा अमृतसर है उसमें यही चीज़ है कि उसने ये जो दरियाए सतलुज और दरियाए सिंध के दरमियान का इलाका है, ये हिमालय के दामन में, इस इलाके पर अंग्रेज़ों से जो माहिदा कर लिया कि ये आप मुझे दे दें और इसके एवज जो है वो जो सिखों पर जुर्माना आयद हुआ है वो मैं दूंगा। तो सिखों का जुर्माना, उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे, कुछ उसने पैसे दिए और बाकी जो कीमत जो तय हुई 75 लाख तय हुई इस सारे इलाके की। कीमत तय हुई कि इतनी कीमत तुम दोगे तो कश्मीर की हुक्मरानी तुम्हारे पास है। कश्मीर में उसमें बाकी इलाके भी शामिल थे, ये जो सतलुज दरिया है उसके मगरब की तरफ और दरिया सिंध की मशरक की तरफ, ये दोनों दरिया हैं इनके दरमियान में। वो इस बुनियाद पर उनका माहिदा हो गया 16 मार्च 1846। तो ये माहिदा हुआ जिसके तहत जो गुलाब सिंह अंग्रेज़ों से गोया की तरफ से ख़रीद लिया उसने कश्मीर। तो इसीलिए कहा जाता है कि गुलाब अंग्रेज़ों ने कश्मीर फरोख्त किया। ये जो बात कही जाती है उसकी वजह यह है कि गुलाब सिंह ने वो 75 लाख पर जो असल में जुर्माना था सिखों पर उन्होंने आयद किया था कि जी आपने हमारे साथ जंग की है और मैं जो नुकसान पहुँचाया है, हमारी फौज जो वो मारी गई है, हमारा असला जाए, वो इसका आप जुर्माना अदा करें, तावान दें आप। तो तावान जो था वो नहीं दे सके, तो गुलाब सिंह ने कहा जी मैं दूंगा ये तावान। तो वो तावान फिर उसने कुछ उसकी रकम तय हुई जिसमें 75 लाख जो उसने कुछ दिए, कुछ रकम उसमें भी उधार की, कुछ अदा की और कुछ वो बाद में कहा जी बाद में दूंगा। इसके तहत उनका जो माहिदा हुआ था उसमें ये तय हुआ था कि आप जब वो सालाना कुछ बेड़े हैं और कुछ मवेशी और कुछ शाल हैं, इस तरह की चीज़ें जब आप अंग्रेज़ों को हर साल देंगे, और आप मतलब उसका ये था कि ताकि आप ये ना समझें कि आप मुकम्मल खुद मुख्तार हैं, बल्कि क्या है कि आप हमारे मातहत हैं। और उसका यानी अलामत ये होगी कि आप हर साल अलामत के तौर पर हमें कुछ चीज़ें जो वो तोहफा के तौर पर दिल्ली दरबार में अंग्रेज़ों को भेजा करेंगे और आप ये ऐद करेंगे कि जी हम आपके इताअतगुज़ार हैं, आपसे नहीं अलग नहीं है। ये उनका माहिदा हुआ था आपस में, जिसके तहत ये गुलाब सिंह को कश्मीर जो मिल गया, डोगरा खानदान को मिल गया। जो गुलाब सिंह की कश्मीर थी जो उसने खरीदी उसमें पूंछ शामिल नहीं था? पूंछ शामिल था, ये सारे इलाके शामिल, लेकिन शामिल इस तरह नहीं था क्योंकि ये पहले उनके कब्जे में था। अच्छा। ये असल में पूंछ जानो इस तरह था कि ये 1821-22 में कश्मीर जब फतह हुआ ना 1819 में, तो ये गुलाब सिंह सिखों का गोया कि सिपा सलार था, कमांडर था एक फौज का एक हिस्से का। इसने बड़ी बहादुरी से वो सिखों का साथ दिया, कश्मीर फतह करने में उनकी मदद की। तो ये ध्यान सिंह इसके साथ था। तो ये रंजीत सिंह जो था, ध्यान सिंह का एक बेटा था हीरा सिंह, वो बिल्कुल नो उम्र था, 12-14 साल का, वो उसे बड़ा पसंद करता था। तो जब ये कश्मीर फतह हो गया, फतह होने से पहले 2 दफ़ा ये इसने हमले किए थे सिखों ने कश्मीर पर, तो नाकाम हो गए थे। उसमें एक हमले में पूंछ वालों ने उसको जो वो यानी रोका था, जिसकी वजह से उसको शिकस्त हो गई थी। पूंछ जब ये मिल गए सारे, कश्मीर पूरा उससे मिल गया, पूंछ की स्टेट भी, ये स्टेट नहीं थी बल्कि ये इलाका सारा कश्मीर के साथ था। उसने अपने जो ध्यान सिंह का बेटा था हीरा सिंह, वो अपने जो अच्छे पसंदीदा लोग होते थे उनको जागीरें देते थे। पूंछ गोया के जागीर के तौर पर ये 1822 में उसको मिल गया था ध्यान सिंह को। बेटा भी था लेकिन बेटे का ज़ाहिर बाप मौजूद था, तो हीरा सिंह को ये दिया कि ये मेरी तरफ से आपको जागीर है। उसमें ये था कि कुछ साल में कुछ इसकी रकम वो जमा करानी होती थी रंजीत सिंह के पास। तो ये गोया के माहिदा अमृतसर से बहुत पहले पूंछ जो है वो लोगों के पास ही था। अब ये माहिदे में इसका यानी इलाका वाले तो शामिल था, लेकिन हम पहले से उनके गोया के डोगरों के पास ही थे। पूंछ का सारा इलाका, ये रियासत जो थी ये ध्यान सिंह के पास थी, उस वही इसका इंतजाम चलाता था। ये जो 1832 का वाक़या होता है ना, उसमें वजह ये थी कि उसने जब ये स्टेट मिली ने ये इलाका मिला उसको जागीर के तौर पर, उसने कुछ टैक्स लगाए लोगों पर कि जी ज़ाहिर हमने सालाना अदा करने उधर रंजीत सिंह के दरबार में, वो ज़ाहिर लोगों से ही लेने थे, अपने पास से नहीं लेने थे। तो ज़ाहिर यहाँ के लोग टैक्स देने के काबिल थे नहीं, गरीब लोग थे, कुछ पैदावार थी नहीं, लेकिन वो इन पर माल लिया और इस तरह के मुख्तलिफ टैक्स लगाए थे। तो इन लोगों ने पहले तो कोशिश की भाई ना टैक्स दे, लेकिन जब वो इसमें क्लैश हो गया, आपस में झगड़े शुरू हो गए, इस बुनियाद पर उसने इन लोगों पर तशद्दुद किया। पहले इन लोगों से ज़बरदस्ती टैक्स लेता था, तो लोग तंग आ गए। कुछ इस तंगी की वजह से उनका आपस में यानी सिखों ये रंजीत सिंह के जो फौजी थे उनके साथ झगड़ा हुआ, तो वो कुछ लोग उन्होंने ये मांग के उनका पर कत्ल कर दिए। तंग आ गए लोग, तो उसके नतीजे में फिर वो रद्द अमल में गुलाब सिंह आया, तो उसने कहा भाई इन लोग जो तो बागी हैं, ये हमारे फौजियों को मारा है। तो इसने बड़ी फिर जालमाना किस्म की कार्रवाई की थी।
ये कोटा से आकर इन सारे इलाके को जो है उसने अच्छा बिल्कुल इन लोगों को कत्लेआम भी किया, अच्छा औरतों को गिरफ्तार किया। वो 1832 का मशहूर वाक़या है। उसका पस मंज़र ये था कि इस वजह से ये वाक़या हुआ। तो ये गोया कि पुंछ जो है ये इलाका तकरीबन 20-25 साल से पहले से लोगों के पास ही था। अच्छा। और वो उस पर हुकूमत कर रहे थे, सिखों की तरफ से वही हुक्मरान थे। तो हम इसलिए शामिल नहीं है कि हम पहले से उनके पुंछ का इलाका पहले से उनके पास था। इसकी यानी फरोख्त का ये इसलिए नहीं है कि एक इलाका पहले के उनके पास है सही तो ज़ाहिर है उसकी वो अगर ना भी फरोख्त होता तब भी हम उन्हीं के गुलाम यानी थे। जो फरोख्त हुआ है वो पुंछ के अलावा पुंछ के अलावा जो है फरोख्त ये शामिल इस बात है नहीं कि ये पहले से उनके पास ही था। सही ये उनके इसके अलावा अगर कहा जाए कि पुंछ के जो मुकामी लोग हैं, जी जिसमें यहाँ अगर देखा जाए तो सोतजी एक बड़ा कबीला है, तो ये असल कश्मीर के मुकामी लोग हैं या कोई और कौम कश्मीरी है जो? पुंछ का इलाका देखें मकामी तो यहाँ कोई भी नहीं है बहुत, यानी जो असल मकामी लोग हैं वो तो ख़त्म हो गए थे। कहीं कहावतें चलती हैं उनकी, जो असल लोग थे वो यहाँ नहीं है। ये सारे लोग ये सदुई कबीला है या मलक कबीला है, ये सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। दीगर जो मुगल कबाइल हैं वो भी बाहर से आए हुए हैं। मकामी लोग जो थे जो पुंछ के असल बशिंदे थे वो हिंदू कोई बगड़ कौम थी जो जहाँ आबाद थी। अच्छा, उनको ये सदुई कबाइल ने या दूसरे कबाइल ने यानी लड़ाइयों की वजह से उनको मार कर निकाल दिया था। अच्छा वो उनकी कोई आसार थोड़े बहुत हैं लेकिन कोई सही पता नहीं है, लेकिन असल वो लोग थे जो यहाँ बात थी जिनको इन्होंने यानी लड़ाइयों से निकाल के कुछ जंगें हुई थी वो उस वजह से इनको निकाल दिया था। और ये लोग बाहर से आकर आबाद हुए थे। ये सारे जो इस वक्त आबाद हैं मतलब बहुत थोड़े लोग होंगे जो यहाँ के कोई मकाम, लेकिन उनका कोई सही हिस्ट्री पता नहीं है। जो ज्यादा आबादी है मसलन ज्यादा आबादी ज़ाहिर सदुई कबाइल की है, फिर अवान कबाइल की है, मुगल कबाइल हैं या इस तरह के राजपूत कबाइल हैं। ये सारे के सारे लोग जो वो बाहर से आए हुए हैं। ये कोई हिंदुस्तान से आया, कोई ज़्यादा तो अवान और सदुई कबाइल तो खैर अफगानिस्तान या अरब से आए हुए हैं। ये मकामी लोग नहीं है, इसके असल बशिंदे नहीं है। तो जब ये जो असल में जंग हुई, फिर मुसलमानों ने ये खिता जो आज़ाद करवाया, इसके अगर देखा जाए तो बुनियादी मुहर्रकात क्या थी? यानी उनका जुल्म सितम सितंग आकर लोगों ने किया या पाकिस्तान ये तो इसमें एक तो है ना कश्मीर है और एक पुंछ है। तो ये मैंने बताया ना कि ध्यान सिंह के पास ये पहले से थी। जब ये गुलाब सिंह ने खरीदा तो ये इलाका ध्यान सिंह के जो बेटे थे ना, दो मोती सिंह और दलीप सिंह जी, उन्होंने दावा किया जी ये पुंछ जो है ना ये गुलाब सिंह के पास नहीं है, ये तो हमारे वालिद की जागीर है, सही ये हमें वापस किया जाए। अंग्रेज़ों की अदालत में उन्होंने 1853 में केस दायर किया था कि जी ये पुंछ की जो रियासत है ये मादा अमृतसर का हिस्सा नहीं है बल्कि ये हमारे वालिद की जागीर है, तो हमें दी जाए। हमारा भाई तो वो हीरा सिंह मारा गया था, वो कत्ल हो गया था, तो इसको उन्होंने वापस लें। तो इनके हक में फैसला हो गया था दोनों भाइयों के हक में कि जी पुंछ आपकी रियासत है, आप इस पर हुक्मरानी कर सकते हैं। वो दलीप सिंह और उनका आपस में फैसला हुआ तो फिर उनका आपस में झगड़ा शुरू हो गया। तो अंग्रेज़ों ने फिर उनको कुछ यानी डिवाइड करके दिया। तो डिवाइड करने के बाद वो यहाँ आए 1854 या 55 में आए जम्मू से। ध्यान सिंह के दोनों बेटे जो थे, एक फिर कहते हैं बेटा उनका रास्ते में या तो वो किसी ने मार दिया जहर देकर या किसी तरह या लड़ाई से, तो एक जो बेटा था दलीप सिंह था वो आकर यहाँ उसने फिर अपनी वाक़दा हुकूमत कायम की पुंछ में अलग से, कश्मीर से अलग हुकूमत कायम की। तो कश्मीर पर तो गुलाब सिंह की औलाद थी, उसकी हुकूमत थी, वो यानी बाकायदा रियासत। उसने फिर वो लद्दाख के इलाके ये पहले से उसने शामिल कर लिए थे। वो बड़ी स्टेट जो थी वो उसने अपने कवानीन बनाए थे। लेकिन पुंछ इसको जागीर भी कहते थे, रियासत भी कहते थे। ये ध्यान सिंह के बेटों के पास ही थी। जब उसका पोता हुक्मरान हुआ तो उसका पोता था ना बलदेव सिंह, उसने फिर ये बाकायदा इसको अपना मुकम्मल रियासत बना दिया था। यानी कश्मीर वालों से इधर आने जाने में वो टैक्स देता था। मायदा किया था उनसे कि जो कश्मीर से पुंछ आएगा या यहाँ से कोई सामान उधर लेकर जाएगा, चौकियाँ कायम की हुई थी। ये मसलन हाजी पीर दर्रा या इन जगहों पर चौकियाँ थी। कश्मीर से आने वाला वो बाकायदा इजाज़त लेकर आता था और माल अगर लाना है, सामान लाना है, तो वो बाकायदा उसका टैक्स देता था कि जी जिस तरह बरामदी टैक्स होता है वो टैक्स अदा करते थे। तो ये बलदेव सिंह ने ये जो हमारी कुछ इमारतें यहाँ बनी हुई हैं ये भी उसी की बनाई हुई हैं। ये हमारी रेस्ट हाउस है जो डाक बंगला जिसे ये कहते हैं, डीसी साहब का बंगला ये है, ये रानी की बावली है। ये इमारतें उसी ने बनाई हुई हैं। फिर आगे ताड़खल का रेस्ट हाउस है, ये उसने बनाई हुई है। वो बड़ा शौकीन था तमीरात का। तो उसकी अपनी मुकम्मल जो है ना वो उसने रेजिडेंट भी रखा हुआ था। अंग्रेज़ों ने बाकायदा उसको अथराइज किया हुआ था कि आपकी अलग स्टेट है, रेजिडेंट वहाँ मौजूद था। ये फिर 1940 में ये जो उसकी बेटा फिर फौत हो गया, फिर उसके बेटे का आगे बेटा था वो नाबालग था।
अच्छा। ये जो वाक़या ना गाजी कमाल साहब का, हाँ। उसमें ये था कि वो नाबालिग था बेटा, तो वो जो कश्मीर का जो राजा था ना हरी सिंह, हाँ। उसने कहा भाई ये नाबालिग है, ये हुकूमत नहीं संभाल सकता, तो है तो हमारा कज़न ही है, सही। दादा एक ही हमारे दादे की औलाद है, तो ये स्टेट हम इसको अपने यानी पास रख लेते हैं। सही। तो इस पर जो थे ना ये गाजी कमाल साहब थे, मौलाना गुलाम अहमद जंदालवी साहब थे, सैयद खादम हसन शाह साहब थे, इन्होंने कहा कि नहीं हम पुंछ की स्टेट जो है ना ये कायम रखेंगे, अच्छा। ये कश्मीर में शामिल नहीं होगी। सही। तो लोगों के दरमियान में इख्तलाफ हो गया था। खान साहब जो थे वो कहते थे नहीं कश्मीर में शामिल हो जाते हैं, हमें उसमें फ़ायदा होगा, बल्कि कहते हैं कि इसके लिए ये लोग अल्लामा इकबाल के पास भी गए कि जी हम क्या करें, कश्मीर में शामिल हो जाएं या अपनी रियासत पुंछ बाकी रखें। तो अल्लामा इकबाल ने मशवरा दिया था कि आप शामिल हो जाएं, क्योंकि वो बड़ी रियासत है तो आपको वहाँ से यानी फ़ायदा होगा उसमें। तो फिर ये उसने शामिल कर दिए, लेकिन वो जो थी ना रानी पुंछ, बड़ी मशहूर है, जिसकी वो गाजी साहब का वाक़या है, वो रानी ये चाहती थी कि मेरी स्टेट कायम रहे, अच्छा। मुझे कश्मीर में शामिल न हो, इस पर वो मुकदमा करना चाहती थी। तो पहले तो इन्होंने जाकर यानी एक जुलूस लेकर उसके साथ यानी इत्तेहाद की कोशिश की कि ये स्टेट जो है ना वो उसके कब्जे में ना जाए। तो ये लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन बाद में गाजी साहब उसको पुलिस से निकाल कर ले गए थे लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा। उसने बाकायदा केस दायर किया था पुंछ की रियासत का। सही। 47 के बाद वो सारे सिलसिला खत्म हो गया। वो कोर्ट में हाई कोर्ट में मुकदमा था कि पुंछ की स्टेट बहाल रखी जाए। अच्छा। वो मुकदमा भी चल रहा था, तो ये तकसीम हो गया। अब ये जो हमारी 47 की जंग है वो ज़रा इसमें मुख्तलिफ है। अब ज़ाहिर है हम लोग पुंछ के ख़ास करके सारे बर्रे-सगीर के लोग मुसलमान जो थे वो तकरीबन एक नुक्ता नज़र रखते थे, ख़ास करके कायद-ए-आज़म के बाद अल्लामा इकबाल ने जो बात कही थी, क्योंकि असल में हमारी जो नई नस्ल है वो इस चीज़ को इतना समझती नहीं है। तो जब अंग्रेज़ को यानी खिलाफ तहरीक चल रही थी, तो कायद-ए-आज़म को ये तजर्बा हुआ कि और ख़ास करके 1938 में कांग्रेस वालों 37 में कांग्रेस की हुकूमतें कायम हुई थी, पूरे बर्रे-सगीर के 8 सूबे थे। अच्छा। उन 8 सूबों में कांग्रेस की हुकूमत कायम हो गई थी। जैसे मसलन पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हो या सिंध में पीपल पार्टी की हो, ऐसे ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान जब कांग्रेस की सिर्फ 3 सूबों बनी, सिंध में और बंगाल में, और एक कोई सूबा और था जिसमें बनी थी, बाकी सारे सूबे जो वो कांग्रेस के पास चले गए थे। और कांग्रेस वालों ने उस हुकूमत का जब जैसे ही वो हुकूमत हासिल हुई, इंतखाबात हुए थे, वो जीत कर सीटें जीत कर असेंबलियाँ बनी थी सूबों की, पहली दफ़ा बनी थी। अच्छा। उसमें वो इतना उन्होंने यानी हिंदू मज़हब को, हिंदू तहजीब को इतना उबारा कि मुसलमानों को बड़ी परेशानी हुई। मतलब स्कूलों में उन्होंने पाबंदी लगा दी कि वो जो हिंदू भजन होता है वो गाएंगे, तमाम बच्चे मुसलमान भी गाएंगे हिंदू भी गाएंगे, उर्दू ज़बान नहीं पढ़ी जाएगी बल्कि इसको लिखा जाएगा वो जैसे आजकल हिंदी लिखते हैं। मतलब इस तरह के उन्होंने काम किए। और फिर मुसलमानों के जो कवानीन थे इस पर कायद-ए-आज़म ने कहा भाई अगर इन लोगों को आज़ादी के बाद पूरे हिंदुस्तान की हुकूमत मिल गई, फिर मुसलमानों के लिए तो बड़ा मसला होगा, रस्म और रिवाज मुसलमानों के हैं, तो ये हिंदू तो हमें परेशान करेंगे। ज़ाहिर है एक चीज़ का कानून अगर आपके मुल्क में बन जाए, आज हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया दिया ये है कि यहाँ आपको कोई कानून इस्लाम के खिलाफ नहीं मिलेगा, लेकिन इंडिया में ऐसे कवानीन हैं जिनसे मुसलमान परेशान है कि भाई ये कानून इससे हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। ये वो बुनियादी बात थी। अब अगर असेंबली में, अगर हिंदुस्तान की असेंबली में 550 मेंबर थे, तो मुसलमानों की आबादी बहुत थोड़ी थी, एक माकूल तादाद तो थी, लेकिन अक्सरियत मुसलमान नहीं हासिल कर सकते थे किसी भी सूरत में। और आज हम देख रहे हैं इंडिया में ऐसे ही है। वो इस चीज़ को अल्लामा इकबाल ने और कायद-ए-आज़म ने बहुत पहले समझ लिया था भाई आने वाले वक्त में इलेक्शन हुआ करेंगे, असेंबलियाँ बनेंगी, हुकूमत हमेशा क्योंकि हिंदू अक्सरियत में उन्हीं की होगी। अब वहाँ मुसलमान अपना कोई कानून या अपना कोई मसलन बिल पेश करेंगे तो वो ज़रूरी नहीं कि पास हो जाए, वो नाकाम हो सकते हैं, वो ज़ाहिर उनके पास अक्सरियत नहीं होगी, वोट नहीं होगी, तो इस वक्त मुसलमानों को इस वजह से बड़ी परेशानी होगी। इसलिए पहले तो उन्होंने कोशिश की कायद-ए-आज़म ने कि जी हमें आप कुछ तहफ़्फ़ुज़ के लिए गारंटी दें, हमें कांग्रेस से कोई आप गारंटी लेकर दें। तो सारी जदोजहद जो थी वो ये थी कायद-ए-आज़म की कि मुसलमानों के हुकूक को महफूज करने के लिए कोई आप ज़मानत दें, अगर नहीं देते तो फिर हमें मुल्क अलग कर दें। अब सारे जो मुसलमान थे बर्रे-सगीर के, उनकी अक्सरियत जो थी वो इस बात की कायल थी कि हिंदू जो है वो अगर अक्सरियत में हुकूमत उनकी रहती है तो फिर हमें परेशानी होगी। यहाँ हमारा तजर्बा हो रहा था, पूंछ में हुकूमत हिंदुओं की थी, तो यहाँ आप देख लेंगे कवानीन किस तरह के थे। गाय ज़बा पर पाबंदी थी, आप यानी जो मुसलमान शादी के जो रस्म रिवाज हैं उनका टैक्स देना पड़ता था। आप समझे निकाह के या इस तरह की चीज़ें थी तो उनका टैक्स देना पड़ता था। इसी तरह मुसलमानों से यानी वो
और भी टैक्स लेते थे जो उनके मसला रस्म व रिवाज हैं। कुर्बानी नहीं कर सकते थे मुसलमान, ईद कुर्बान पर कुर्बानी पर पाबंदी थी, आप नहीं दे सकते थे। तो इस तरह के कवानीन, अगर और भी मसला और कवानीन थे, टैक्सेस भी ऐसे थे। अब उनकी वजह से मुसलमानों को परेशानी होती थी। किसी की गाय अगर जख्मी हो गई है, वो उसको ज़बह नहीं करते थे, डरते थे कि भाई कैद हो जाएगी। 3 साल से ज़्यादा कैद थी। अब लोग, यह वाक़या तो अक्सर होते थे, किसी गाय बीमार है, जानवर बीमार है, तो वो ज़बह करने के बजाय उसको मरने देता था। भाई ठीक है, क्या करें, अगर ज़बह की तो ये सज़ा हो जाएगी। तो इस तरह के कवानीन थे जिसकी वजह से मुसलमान परेशान रहते थे। फिर ज़ाहिर है सारा कारोबार उनके पास था। हिंदुओं के जितने भी यानी हमारी दौलतमंद तबका था वो हिंदू थे सारे, क्योंकि दुकानें उनकी थी, कारोबार उनके थे। फिर बेगार का सिस्टम था, मुसलमानों से बेगार ले देते थे, पैसे नहीं देते थे। ये इस तरह के कानून तो मुसलमानों को ज़ाहिर है पूंछ के मुसलमान थे या कश्मीर के थे या फिर वो बरसीर के थे। बरसीर में तो ज़रा वसी कैनवस है, उसमें सियासी मसाइल थे। इस हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने कोशिश की तो मुसलमानों ने, जो पूंछ के हमारे मुसलमान थे, हमारा कुदरती एक ताल्लुक था, पाकिस्तानी इलाके से ताल्लुक था और पाकिस्तान की जो सियासी जमात थी, कायद-ए-आज़म मकबूल लीडर थे। अब एक मकबूल लीडर जो होता है, ज़ाहिर लोग उसके साथ ही होते हैं, उनका उसका नुक्ता नज़र, उसका फ़लसफ़ा था इनका, उसको उन्होंने यानी साझा किया था लोगों ने। यहाँ के लोग एक जज्बाती वाबस्तगी रखते थे। मतलब पाकिस्तान की तहरीक चली ना तो सारे बरसगीर के मुसलमान, अब ये अंदाज़ा करें कि जो यूपी और सीपी के मुसलमान थे, वो लोग जो है ना, वो मुसलमान, ये पंजाब के मुसलमानों से ज़्यादा इस बात का ही जज्बा रखते थे कि पाकिस्तान बनना चाहिए। उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल की है, पंजाब वालों ने या सिंध वालों ने इतनी नहीं की है जितनी यूपी और सीपी के लोगों ने की है। अब उनको पता था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, यानी हमारा इलाका पाकिस्तान में नहीं शामिल होगा, यहाँ क्योंकि हिंदुओं की अक्सरियत है। लेकिन वो कहते थे कि मुसलमानों को अलग से एक स्टेट मिलनी चाहिए, ताकि हम अगर नहीं शामिल हो सकते तो हमारे भाई तो कोई अलग हो जाए, उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो जाए। हमारे हुकूक तो नहीं महफूज हैं, हम चलो हमारी औलादें यहाँ रहेंगी या पाकिस्तान में रहेंगी, हम कर लेंगे गुजारा, लेकिन ये एक स्टेट होनी चाहिए मुसलमानों की, जिसमें मुसलमानों के अपने कवानीन हो, अपनी असेंबली हो, अपना वज़ीर आज़म हो, अपना सदर हो, और उसके कोई ऐसा कानून माना बन सके जो इस्लाम के खिलाफ हो और मुसलमानों की जो मेंबर हैं उनकी अक्सरियत हो, ताकि ऐसे कवानीन बनने से उनको रोका जा सके। ये बुनियाद थी नजरिया पाकिस्तान की, और इसी बुनियाद पे यानी पाकिस्तान बना था। हमारे लोग जो थे 47 में, वो ये समझते थे कि तो कश्मीर तो हम तो वही पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो समझते थे सारा कश्मीर उसमें मुसलमानों की अक्सरियत है। तो जैसे ही वो जो मनसूबा था पाकिस्तान की हम का या तकसीम हिंद का, उसमें यही था कि जो मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं वो पाकिस्तान में होंगे, तो जो हिंदू अक्सरियत के इलाके हैं वो इंडिया में होंगे। कश्मीर मुस्लिम अक्सरियत का इलाका था और था भी जोग्राफियाई तौर पर पंजाब के साथ था। तो हमारे लोग समझते थे कि हमें कोई तअद्दुद नहीं है, हम तो पाकिस्तान में हैं। लेकिन ये 47 में उनको पता चला कि जो महाराजा कश्मीर है वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो या तो आज़ाद रहना चाहता है या इंडिया के साथ रहना चाहता है। तो इस पर फिर यहाँ के लोग जो है उन्होंने कहा नहीं, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। ये वो वजह थी जिसकी वजह से लोग बागी हो गए। उन्होंने कहा भाई इनको निकालो यहाँ से, हम इनको तस्लीम नहीं करते हैं, इनको निकाल के हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। और सारे के सारे, इसमें कोई कम से कम 47 में कोई ऐसा नहीं इख्तलाफ था कि जी पाकिस्तान के साथ नहीं जाना है। जितने भी हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने ये जंग लड़ी है, उसमें बुनियादी बात यही थी कि हम पाकिस्तान के साथ ही शामिल होंगे, इंडिया के साथ हम नहीं जाएंगे और महाराजे की गुलामी भी नहीं करेंगे। हम ये भी हो सकता था कि स्टेट आज़ाद बन जाए तो हुकूमत तो फिर डोगरे की रहनी थी। वो उस वक्त उनको नहीं पता था कि कल शायद ना हो, लेकिन उस वक्त उसकी बड़ी मजबूत हुकूमत थी। वो समझते थे कि अगर आज़ाद रहा तो ये हिंदू हरी सिंह ही हुक्मरान रहेगा, अगर इंडिया के साथ गया तो फिर जाहिर है हिंदुओं की हुकूमत होगी। तो रास्ता हमारे पास एक ही है कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं और इसको ही नहीं अलग कर दें। अब उसमें आगे जाहिर है कई मसाइल पैदा हुए, कई चीज़ें थी, बैन-अक़वामी हालात ऐसे थे उस वक्त, वो कामयाबी 100% नहीं हो सकी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मुसलमानों को, ये कश्मीरियों को कामयाबी नहीं हुई। उसमें कुछ कबायलियों का भी रोल है, कोई शेख अब्दुल्ला जो था वो हरी सिंह के साथ शामिल था, वो चाहता था कि इंडिया के साथ हम शामिल हो जाएं और उसका अपना नुक्ता नज़र था। इस वजह से फिर ये कश्मीर जो है ना वो वहाँ कामयाबी नहीं हुई और कश्मीर के 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। ये जो आज़ाद हिस्सा है ये तो वो है जिसको यानी हमारे जो लोग थे बुजुर्गों ने यहाँ से डोगरा फौज निकाल दी थी। बाद में भारतीय फौज ने यहाँ कब्जे की बड़ी कोशिश की है, लेकिन हमारे लोगों ने उसको कामयाब नहीं होने दिया है और बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इसलिए कि हम उसकी इंडिया की गुलामी नहीं करेंगे। इस बुनियाद पे
हमारी जो बराह रास्त जंग हुई है, जो बड़ी जंगें हुई हैं, वो तो भारतीय फौज के साथ हुई हैं। सही है। डोगरा फौज तो 27 अक्टूबर 1947 को ख़त्म हो गई थी। अच्छा। अगर सिर्फ डोगरा फौज होती तो फिर हमारे लोग कामयाब हो जाते, लेकिन हम्म। उन्होंने इलाक करके 27 अक्टूबर 1947 को फौरन इंडियन फौज आ गई थी उसी वक्त, उसी इलाके के साथ ही। अच्छा। उस वक्त हमारा असल मुकाबला जो 1.5 साल तक हमारे लोगों ने किया, वो तो इंडियन फौज के साथ किया। और उसमें यही था कि भाई इंडिया की फौज को हम नहीं मानेंगे, उसके साथ हम नहीं जाएंगे, हमारा जो है ना वो पाकिस्तान के साथ हमारा ताल्लुक है। ये 47 की जंग की जो असल बुनियाद है वो ये थी, इस हाँ, बुनियाद पर जंग हुई। यानी जब पाकिस्तान बन रहा था हमारे अकाबरीन पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। हाँ, सो फिर उस वक्त यही था, उस यही यही था। था। और महाराजा ये चाह रहा था कि या तो मैं आज़ाद रहूं या हाँ, इंडिया के साथ या रहूं। इंडिया के साथ हूँ। तो आज भी जो तासर दिया जाता है कि मतलब उसमें ब्लेम किया जाता है पाकिस्तान को ज़्यादातर कुछ यानी बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों के असरात की वजह से लोग एक चाहते हैं कि जी महाराजा वाली रियासत ठीक थी, हम एक थे। तो यानी उस वक्त महाराजा ने भी फाइनल फैसला ये किया कि चूंकि वो आज़ाद रह नहीं सकता इसलिए वो इंडिया के साथ जाएगा। और और हमारे उसने फर्स्ट टाइम तो उसने ये किया कि पाकिस्तान के साथ उसने मायदा किया, जिसको अच्छा। स्टैंड स्टिल मायदा कहते हैं, अच्छा। कि भाई मैं ऐसी जैसी सूरत हाल है अंग्रेज़ों के साथ वैसी ही सूरत हाल रहेगी। सही। अंग्रेज़ों के साथ सूरत हाल यही थी कि ज़ाहिर है वो इसको उन्होंने अंदरूनी खुद मुख्तारी दी हुई थी, सही। कुछ चीज़ें उनके पास ही, बाकी हुकूमत इसी की थी। सही। तो कायद-ए-आज़म के साथ उसने रब्ता करके यही मायदा किया कि मुझे अभी आप पुरानी पोजीशन पर ही रखें, अच्छा। जो 47 से पहले की है, जैसे अंग्रेज़ों के दौर में कश्मीर था, आप उसी पर रखें। तो कायद-ए-आज़म ने ये मायदा कर लिया था कि ठीक है, आप को कौन सी सहूलत है, तो उसने कहा जी आप मुझे डाक की सहूलत है, ट्रांसपोर्टेशन की नहीं, क्योंकि सड़क श्रीनगर से रावलपिंडी जाती है, ये ओपन होनी चाहिए, डाक मेरी जो वो नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह की 2-4 जो चीज़ें थी उसने कही। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके साथ मायदा कर लेते हैं। और मायदा हो गया था उसका, कायद-ए-आज़म के साथ मायदा हो गया था इस चीज़ पर कि ये आपकी स्टेट तो रहेगी, और जो आपके जिस तरह के अंग्रेज़ों के साथ हमारा ताल्लुक था वही पाकिस्तान के साथ रहेगा, हम इस पर एग्री करते हैं। सही। लेकिन इसमें जो है कि जब हमारे लोगों ने, ज़ाहिर हमारे लोग इतने इस चीज़ को समझते नहीं थे, स्टैंड स्टिल मायदा क्या है, वो तो ये समझते थे कि हनी सिंह की हुकूमत है, और ये मायदे से पहले ही यानी लोग बागी हो गए थे। अब उसमें जो मेन किरदार है वो कबायली लोग आए हैं मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ से। अच्छा। तो उन लोगों ने, उसमें ज़ाहिर सारे लोग यानी आज़ादी की जंग के लिए नहीं आए थे, कुछ लोगों ने यहाँ लूटमार भी की है, ये तो यानी कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं। ज़ाहिर है यानी कबायलियों का सिस्टम ऐसा था कि उनको यानी जैसे मौका मिला, जहाँ जहाँ मौका मिला उन्होंने। अब शेख अब्दुल्ला ने इस चीज़ को जो है ना बहुत ज़्यादा, वो ये चाहता था कि कश्मीर इंडिया के साथ चला जाए, वो नेहरू के साथ उसकी थी। महाराजा अभी नहीं चाहता था, महाराजा चाहता था कि मेरी स्टेट कायम रहे, पाकिस्तान के साथ उसने मायदा किया था, इंडिया के साथ भी उसने ये रब्ता किया हुआ था कि मुझे अभी आप मत छेड़े, ये हुकूमत इसी तरह रहने दें। लेकिन ये जब ये जंग शुरू हो गई तो शेख अब्दुल्ला ने खुल कर यानी इंडिया के साथ उसने किया। तो उसने फिर जब देखा कि भाई ये कबायली मेरी हुकूमत छीनने लगे हैं, तो फिर उसने इंडिया के साथ रब्ता किया कि भाई मेरी आप मदद करें, और ये मेरी स्टेट जो है वो छीनी जा रही है। ये वो जो झगड़ा हुआ है कबायलियों का, उस वजह से उसने एक गोया कि अपनी तरफ से अपनी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भारत के साथ रब्ता कर लिया। अब यह है कि जो ये बात कही जाती है कि उसकी हुकूमत अच्छी थी या उसको रहना चाहिए था वैसे ही, तो उसमें यह है कि पहली बात तो यह है कि हिंदुस्तान की जो रियासतें थी वो 560 से ज़्यादा रियासतें थी। अब उनमें से कोई 18-20 हैं जो पाकिस्तान में आई हैं, बाकी सारी की सारी बड़ी बड़ी रियासतें थी इंडिया में, जो इंडिया वालों ने उनको बिल्कुल, उनका आज नामो निशान ही नहीं है। कोई आप नहीं कह सकते कि हिंदुस्तान में कोई वो 560 रियासतों में से लगभग 500 रियासतें इंडिया में नहीं हैं, वो सारी की सारी उन्होंने वो फौज भेज कर या ऐसे ही उनको नवाबों को फ़ौरन हटा दिया था और उनकी हुकूमत ख़त्म कर दी थी। अच्छा। तो अगर हम यानी ये कहते हैं कि वो स्टेट कायम रह सकती थी, तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इंडिया वाले इसको कायम नहीं रहने दे सकते थे। कायद-ए-आज़म ने मायदा किया हुआ था, लेकिन इंडिया वाले मायदा नहीं, तो उनको यही कोशिश थी कि इसको जैसे बाकी रियासतें कब्जा किया है, कश्मीर पर भी वो कब्जा कर लेती है, और ज़्यादा साल या 2 साल का अर्सा गुजरता, उसके बाद में उन्होंने यही किया है। 1953 में शेख अब्दुल्ला को तो पहले उन्होंने कहा ठीक है जी आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, आपकी स्टेट है, दफ़ा 370 भी रखी, लेकिन 1953 में शेख अब्दुल्ला को हटाकर उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी स्टेट की जो वो हैसियत थी वो ख़त्म ही कर दी। वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले हम आज कहते हैं ना कि 5 अगस्त 2019 को ये हुआ है, ये 1953 में हो गया था। अच्छा। शेख अब्दुल्ला ने कोशिश की थी कि मैं अपनी रियासत की जो आज़ाद हैसियत है इसको मैं कायम रखूं, ये चीज़ नेहरू ने कबूल नहीं की थी, इसी बात पर उसको गिरफ्तार कर लिया था और वहाँ
अपना आदमी बैठा दिया था, सही। बख्शी गुलाम मोहम्मद। अच्छा। फिर 1965 में, 67 में, उसने आहिस्ता आहिस्ता वो 1975 में ये जो 370 की दफात है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने पहले ही ख़त्म की हुई है। अच्छा अच्छा। ये कोई मौसर नहीं थी ये। सही। वो 5 अगस्त ये जो 2019 का है, ये गोया कि मुकम्मल तौर पर भारतीय पार्लियामेंट से उन्होंने करा दिया कि जी सही। ये दफ़ा ही ख़त्म कर देते हैं। तो अब आते हैं, अगर तहरीक आज़ादी की इब्तिदा की हम बात करें, यकीनी तौर पर बेसर व सामानी के हालात थे। हम अगर ज़िला सल्तनती की बात करें, चंद एक शख्सियात पर, तो उनमें कर्नल शेर अहमद साहब की अगर हम बात करें, जो बाद में सदर भी रहे हमारे, हाँ, इनका क्या मेन रोल रहा? उस वक्त जो तहरीक जो असल में 47 की चली है ना, उसमें सबसे बड़ा जो किरदार है वो कैप्टन हुसैन खान का है। अच्छा, कैप्टन जो हुसैन कोट के, गेरावला कोट के थे, जी जी। वो यानी पहले से ही हमारे लोग तो कुछ राजे के साथ इनका यानी किसी हद तक ताल्लुक था। सही। और खान साहब उससे मिलते थे, बात करते थे, लेकिन हुसैन खान ऐसे आदमी को कहते थे इससे आप क्यों सलाम करते हैं, अच्छा। ये हमारे बाप दादा का जो है कातिल है, इसके बाप दादा ने हमारे बाप दादा को सही मारा हुआ, तो हम इसका बदला लेंगे। सही। वो पहले यानी बहुत पहले से वो कहते थे कि जैसे ही हमें मौका मिला इस राजे से हम बदला लेंगे अपने आबा अजदाद का। यानी आज़ादी की बात नहीं करते थे वो। सही सही। वो कहते थे कि इसकी हुकूमत हम नहीं छोड़ेंगे, सही। क्योंकि उन्होंने हमारे बाप दादा के साथ जुल्म किए हैं, तो हम इसकी हुकूमत ख़त्म करेंगे, इससे बदला लेंगे। सही। ये तो यानी 42-3 की मुझे बात बुजुर्गों ने बताया कि उस वक्त वो ये बात कहते थे। ठीक। अभी यानी पाकिस्तान की बात ही नहीं थी। सही सही। तो जब ये हुआ, ये पाकिस्तान तकसीम हुआ, तो उस वक्त उन्होंने कहा भाई अब तो मौका आया है कि अब इसके बदला लेंगे। तो उन्होंने प्लानिंग की सारी, वो असला वगैरह उन्होंने ख़रीदा यहाँ से, वो ये बाहरी इलाकों से असला वगैरह ख़रीदा, सारा कुछ। उसमें फिर हमारे सारे लोग शामिल हो गए थे उनके साथ। ज़ाहिर है कमांडर असल तो वही थे, लेकिन बाकी सारे लोग उनके साथ, सरदार इब्राहिम साहब बुजुर्ग से आगे, ये सियासी को की आदत इनके पास थी। फिर सारे लोग मिलकर मरी में इन्होंने फिर ये सरदार अब्दुल कयूम साहब भी थे, हमारे जो खान साहब थे ये भी थे, यहाँ से और लोग भी थे, ये सारे लोग वहाँ जमा हुए और वहाँ उन्होंने कहा कि ठीक है हम, क्योंकि हालात बड़े ख़राब हैं। और जो फौरी वजह यही थी कि राजे ने यहाँ फौज भेजी हुई थी, और वो हमारे लोगों को, उनका प्लान ये था कि इन लोगों को मार के भगा दिया जाए, ये दरिया के पार चले जाए, पाकिस्तान चले जाए, इस इलाके पर अपना कब्जा रखना है। उनका ये मनसूबा था। ज़्यादा ये मनसूबा इनको हमारे लोगों को पता चल गया, उन्होंने कहा भाई नहीं, हम इस तरह नहीं होने देंगे, अपने लोग इधर ही रहेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तो फिर मुकाबले के लिए उन्हें हथियार लाए, ये मांग के कि अपना अफसर जो थे वो शहीद हो गए थे, शेर खान थे वो शहीद हो गए थे, और लोग थे हमारे कर्नल आज़ाद खान थे, गाजी शेर साहब के जो भाई थे वो और लोग थे। ये सारे लोग अपनी, ये बुरहान खान साहब जिनका आप जिक्र करते हैं शेखन के, वो उनमें शामिल थे। ये गोया कि इनको तकसीम किया, पूरे महाज तकसीम किए कैप्टन हुसैन खान ने। अच्छा। फलां आदमी फलां जगह होगा, फलां जगह होगा। खान अफमान जो थे उनको मीरपुर का, उन्होंने खुद कहा भाई मैं मीरपुर के इलाके पे मैं अपना जो वो काम करूँगा। सरदार अब्दुल कयूम साहब ने जो बाग के लिए उनको रखा कि आप वहाँ से जॉब करेंगे। ये फिर इनकी बाकायदा इन्होंने प्लानिंग से हथियार लाकर वो आज़ाद पतन पर जो ये 2-3 अक्टूबर 1947 को इन्होंने हमला इन्होंने नहीं किया था। इनका प्रोग्राम था कि 8 अक्टूबर को करेंगे। अच्छा। लेकिन उनको पता चले, हमारे जो फौजी थे ना, हुसैन खान ने वहाँ कहा भाई उनका यहाँ पहरा देना आपने। सही। तो इन्होंने पता चल गया कि ये कुछ करने लगे हैं, इन्होंने पुल को आग लगा दी थी। अच्छा। आज़ाद पसंद की वो पुल को आग, इन्होंने सोचा पुल को आग लगी, पुल जल गया तो पार कैसे जाएंगे। तो इन्होंने फ़ौरन उसके लिए जो क्या पुल की आग बुझाने के लिए हमला किया इस पर, आज़ाद पतन पुल पर। अच्छा। फौजियों को तो पुल की आग बुझा दी और साथ ही फिर जंग शुरू हो गई इस पर। अच्छा। वो आज़ाद पतन से ये लोग डोगरा जो चौकी थी वहाँ से फौजी थे, कोई कंपनी थी वो भाग गई वहाँ से। अच्छा। प्लमरिया कर वहाँ से फिर यहाँ भी नहीं ठहरे, एक दिन यहाँ ठहरे। अच्छा। यहाँ भी लोगों ने जो जब देखा कि हालात ख़राब हैं, उन्होंने समझा कि यहाँ बचत नहीं है, तो यहाँ से फिर भाग कर देवी गली चले गए। अच्छा। देवी गली से फिर वहाँ से भी 2 दिन वहाँ भी कुछ मुकाबला किया, तो वहाँ से भी फरार हो गए। फिर इधर से सिरसावा तक ये इलाका सारा इनका, ये 6-7 अक्टूबर को अच्छा ये फतह हो गया था। अब ये इलाका खाली हो गया, डोगरा इंतजामिया ख़त्म हो गई। तो उस वक्त यहाँ फिर सारे लोग जमा हुए कि भाई अब क्या करना चाहिए, यहाँ तो हुकूमत जिसकी थी वो तो ख़त्म हो गई, वो भाग गए हैं। सही है। तो फिर उस वक्त यहाँ सारे लोग जमा हुए, कर्नल शेर अहमद साहब थे, खान साहब थे, रावला कोट से हुसैन खान भी आए कि भाई ये इलाका खाली हो गया तो आप इसका क्या करें। फिर उन्होंने एक छोटी सी इंतजामिया बनाई कि भाई यहाँ कोई बदनज़ीमी ना हो, लोग जो है ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही इंतजाम जो है वो हो जाए। तो उसमें शेर अहमद साहब जो उसने उन्होंने क़यादत की कि भाई इंतजाम उन्होंने संभाला सारा, कर्नल शेर अहमद साहब। उन्होंने ये 6-7 अक्टूबर को ये
फिर इनको पता चला कि भाई डोगरा फौजी जो है ना वापस हमला करना चाहते हैं। अच्छा। ये सिरसावा में इनको पता चला कि वहाँ से आएंगे। फिर उन्होंने उसको रोकने के लिए हुसैन खान ने कुछ हमारे यहाँ से फौजी कप्तान अब्दुल्ला साहब थे, अच्छा। उनको कुछ आदमी देकर भेजा 110 आदमी कि भाई आप लोगों ने उसको रोकना है, कलंदरी पे कब्जा नहीं होने देना आप हमने। वो कर्नल हदायत खान साहब को बताया कि भाई आप हजीरा से जो है इधर नहीं आने देना है डोगरा फौज को। ये गोया कि ये 6-7 अक्टूबर 1947 को ये सारा इंतजाम कर लिया था इन लोगों ने। यहाँ मकामी तौर पर कर्नल शिरम साहब ने जब गोया कि ये आज़ाद शुदा जो इलाका था ना, ये थोड़ा सा इलाका, इसका इंतजाम उन्होंने संभाला कि भाई कोई आदमी गड़बड़ नहीं करे, सारे लोग मिलकर हम जो वो मुकाबला करेंगे, हम पर वापस हमला होगा, हमने जंग लड़नी है। सारे लोगों को जहाद के लिए मुनज़्ज़म किया। फिर सरदार इब्राहिम साहब तो पिंडी में थे, वो वहाँ से पाकिस्तान गवर्नमेंट से यानी मामला कर रहे थे, भाई हमें मदद चाहिए, कश्मीर में हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। तो वहाँ से फिर जब ये इलाका आज़ाद हो गया, इसका दिफा भी हो गया, फिर 24 अक्टूबर को फिर उन्होंने ये हुकूमत का ऐलान कर दिया कि भाई अच्छा हम आज़ाद लोग जो हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, हमने आज़ाद हुकूमत कायम की है। और ये डोगरा महाराजा के हुकूमत की गोया कि मुतबादिल हुकूमत है, हमारी हुकूमत है, हम अपना निज़ाम चलाएंगे और डोगरा को यहाँ से उसकी फौजियों को हम नहीं मानेंगे, उनको यहाँ से निकाल देंगे। हमारे लोग जंग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम डोगरा जो हुक्मरान है, हरी सिंह है, उसको वहाँ से निकाल देंगे और कश्मीर पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। उसके लिए फिर आज़ाद हुकूमत बनाई गई, सारा वो जहाद लड़ने के लिए, जो आज़ाद शुदा इलाका इसका इंतजाम चलाने के लिए। सरदार इब्राहिम साहब फिर 24 अक्टूबर के बाद यहाँ आए, कलंदरी में आए, यहीं फिर वो हुकूमत का ये सारा सिलसिला जो यहाँ से शुरू हुआ। तो कर्नल शेवन साहब जब ये सरदार साहब आ गए यहाँ, तो फिर इनको आपने कहा भाई आप क्योंकि फौजी हैं और ये इंडियन आर्मी में कश्मीर के सीनियर लोगों में थे, आर्मी ऑफिसर में थे, मेजर के रैंक से रिटायर हुए थे। तो आवाज इलाके में ऐसा कोई सीनियर आदमी नहीं था। इनको फिर ये कोठरी का माज इनके सपोर्ट किया गया, भाई आप इसकी कमान करेंगे। ये को सदर्न ब्रिगेड कायम किया गया, 3rd सदर्न ब्रिगेड, उसके कमांडर इनको बनाया गया। ब्रिगेड कमांडर के तौर पर उन्होंने फिर ये कोठरी से लेकर नौशहरा तक, राजौरी तक का इलाका जो है, ये सारा का सारा इलाका कर्नल शेरम साहब के उस ब्रिगेड के ये सारे लोग इनके मातहत थे। ये कर्नल हदायत खान थे, या कप्तान अब्दुल्ला थे, या कैप्टन बुरहान अली खान थे, ये मोहम्मद हसन साहब थे, ये काला के मोहम्मद हसन साहब वो थे। ये सारे लोग मुख्तलिफ यूनिटें थी, ये सारे लोग कर्नल साहब के मातहत थे। यानी कमांडर इन साहब के कर्नल शेरम साहब, इनका हेडक्वार्टर जो है वो कोठरी था। कोठरी से होकर उन्हें फिर तकरीबन 1.5 साल तक ये भारतीय फौज का मुकाबला भी किया। और यानी बहुत लोगों ने जान को कुर्बानी भी दी, जैसे गाजी शरदील साहब के 3 भाई जो है इसी माल पर शहीद हुए हैं, कोठरी के में। वो इस तरह और बहुत लोग शहीद हुए, जितने भी हमारे जहाँ शोधा हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है। मैंने अपनी एक किताब जो है शोधा पर लिखी हुई है, उसमें यानी सैकड़ों की तादाद में शोधा हैं जो कोठरी में, ये नौशहरा में और इस इलाकों में शहीद हुए। सब हमारे लोग थे जो शहीद हुए। उन सब की जो कमांडर थे वो कर्नल शेर अहमद था, उन्होंने कमान किया। फिर वो जब ये जंग अमन हो गया, सीज फायर लाइन हो गई, कर्नल साहब ने आखिर दम तक तस्लीम नहीं किया था। वो कहते कि मैं सीज फायर नहीं मानेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको फिर उनको कहा कि नहीं आप पाकिस्तान की जो है वो पॉलिसी के पाबंद हैं, तो आप लोगों ने जंगबंदी करनी है। फिर बाद में फिर उन्होंने यानी 1 जनवरी के बाद जाकर जंगबंदी की थी। उन्होंने कोशिश की थी कि जंगबंदी ना हो और हम मजीद इलाका जो उनसे ले सकते हैं, जंग कर सकते हैं। तो बाद में 1952 में फिर ये प्रयास के नतीजे में इनको फिर सदर बनाया गया था। वो 4 साल सदर थे आज़ाद कश्मीर के। माशाल्लाह। वो जो तहरीक आज़ादी थी, यहाँ के लोग लड़े, या पहला इलाका ये फतह हुआ। अमूमन ये कहा जाता है कि जो आज का मकबूजा कश्मीर है, ये लोग उस तरह नहीं लड़े, इन्होंने उस तरह मुसलमानों का या इन लोगों का साथ नहीं दिया। यही हकीकत है? या हाँ, यही हकीकत इस वजह से है कि मैंने बताया ना कि कबायली मज़हबात से दाखिल हुए, वो बारामूला तक गए। तो वो कहते हैं अब हमें इसकी कोई शवाहिद तफसील तो नहीं है, लेकिन पहली बात तो यह वो बारामूला में जाकर ठहर गए, उन्होंने आगे श्रीनगर की तरफ पेशकदमी नहीं की। 3 दिन तक वो वहाँ रुके रहे। अब जो उनके एंटी लोग वो कहते हैं कि वो तो लूटमार के लिए रुके थे, बारामूला शहर उन्होंने लूटा है, तो ये कबायली तो आए लूटमार के लिए थे। बाद कहते हैं जी कि उनके जो कोई कमांडर था उसने उनको सौदाबाजी की कोशिश की। बहरहाल ये है कि वो जो कश्मीर का इलाका था ना, वो तो कि रास्ता मुरादाबाद से श्रीनगर जाता था, तो बारामूला तक वो कबायली के खुद कश्मीर के जो लोग थे वो शेख अब्दुल्ला के साथ थे। ज़्यादा की थी, उन्होंने यानी कोई बगावत नहीं की उस वक्त। ये कि महाराजा से जैसे हमारे लोगों ने की, तो महाराजा को निकालो, ऐसी कोई उन्होंने नहीं की। वो इलाका जो वहाँ सिर्फ कबायली ही जो वो
बारामूला तक गए। कश्मीर के लोगों ने उस वक्त वाकई कोई ऐसी बगावत, मसल्ला बगावत नहीं, बल्कि वैसे ही सिरे से वो उन्होंने बगावत नहीं की। वो एक तो शेख अब्दुल्ला के साथ थे अक्सरियत उनकी, और दूसरे ये कि वहाँ ज़रा मरकजी हुकूमत थी, हरी सिंह की वहाँ की फौज थी, वो लोग उस तरह बगावत कर भी नहीं सकते थे। बहरहाल उनकी अक्सरियत जो नज़रियाती तौर पर शेख अब्दुल्ला के साथ थी, इस वजह से उन्होंने कोई बगावत नहीं की। उसको फतह करने के लिए कबायलियों ने कोशिश की, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ यानी कमज़ोरियाँ थी, कुछ उनकी वजह से जो है वो श्रीनगर शहर जो है वो कबायलियों के कब्जे में नहीं जो। और उसको जब बारामूला में ये वाक़यात हुए ना इस तरह के, तो शेख अब्दुल्ला ने उन लोगों को डराया कि भाई आप लोगों ने ये कबायलियों को रोकना, इधर नहीं आने देना है, ये आएंगे तो हमें लूट मार करेंगे, श्रीनगर शहर को लूटेंगे। तो उसने पूरी एक बाकायदा फिर वो अपनी रजाकार फोर्स तैयार की थी कि भाई कबायलियों को नहीं आने देना है, हम जो है वो कबायलियों को नहीं मानते हैं। वो समझ रहे थे कि कबायलियों को पाकिस्तान ने भेजा है, हम यानी उसमें वो एक बात कि उसने एंटी पाकिस्तान वहाँ से पूरा एक लोगों के अंदर एक पैदा कर दिया एक लोगों का कि लोग जब वो क्या है पाकिस्तान के हामी नहीं रहे। वो कह रहे थे भाई ये लूट मार के लिए आ रहे हैं कबायली, इनको श्रीनगर शहर नहीं आने देना है। तो इस वजह से फिर वो कबायलियों ने भी कुछ यानी कमजोरी दिखाई, और वो लोग भी इसमें शामिल नहीं थे। हमारी जो जंग आज़ादी थी वो लोग इसमें शामिल नहीं थे। ये जो गाजी शेरदिल साहब के भाइयों की आपने बात की, जो शहीद हुए थे 3 भाई, वो वाकया क्या था? और वो 3 इकट्ठे नहीं शहीद हुए हैं। अच्छा। गाजी साहब से खुद मैंने ये सारा वाकया पूछा था। पहले उनके जो भाई थे ना, पहले कोटली में जंग हुई, कोटली शहर के अंदर। सही। हिंदुस्तान वालों ने हमला किया था, तो कोटली शहर में जंग हुई, उसमें एक उनके भाई जो थे वो वहाँ शहीद हो गए। बड़े भाई जो थे एक शहीद हो गए। वो पहले राय उनको खैर यहाँ उनकी डेड बॉडी लाई, उनको दफन कर दिया। बाकी जो 3 भाई थे वो माल पर ही थे, गाजी साहब भी उसी बात थे। अच्छा। भाई साहब कहते मैं बाद में गया हूँ, पहले ये तीनों पहले मुझसे गए हुए थे उधर, एक शहीद हो गए, 2 उधर ही थे। तो फिर मैं आया तो मैंने वालदा से कहा, क्योंकि ये घास कटाई का मौसम था, कि मैं नहीं जाता हूँ, मैं रह जाता हूँ। तो आप जब वो दारल 2 गए हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं तुम भी जाओ, मैं ये सारा काम कर लूंगी। फिर वो चले गए। वहाँ ये जो 2 भाई शहीद हुए हैं आगे नौशहरा में। अच्छा। वहाँ हमारे बहुत लोग शहीद हुए हैं। अच्छा। पलंदरी के बहुत लोग शहीद हुए हैं। वो यानी वहाँ तो खाना था इंडिया का, तो हमारे लोगों के पास तोपे नहीं थी, तो इस वजह से ये लोग इन्होंने हमला किया, तो जवाबन उनकी शदीद उनकी तरफ से फायरिंग हुई है, उनकी तरफ से जवाब आया, जिसकी वजह से हमारे लोग असला न होने की वजह से बहुत ज्यादा तादाद में शहीद हुए। तो उसमें 2 भाई जो है ना इकट्ठे शहीद हो गए। गाजी साहब के वो उन 2 भाइयों को नौशहरा से जो वो उनकी बॉडी लेकर आए थे। अच्छा। दोनों भाइयों की। अच्छा। वो वाकया है, फिर उस मौका पर वो दोनों शहीद हो गए। ज़रा एक तो पहले शहीद हो गए थे, और 2 लाए, तो उसको फिर उन्होंने कहते हैं कि वो वालदा से कहा भाई मैं जो वो अकेला रह गया हूँ। तो उन्होंने कहा अकेला रह गया तो तुम भी जाओ, यानी उनको जनाजा दफन करने के साथ ही उनको वापस भेज दिया कि ये कोई बात नहीं, अगर ये शहीद हुए 3 शहीद हुए तो तुम भी शहीद होना चाहिए, मुझे कोई इसकी नहीं। बड़ी बहादुर खातून थी, तो उस वजह से वो ये यानी वाकई इस तरह है। वो 3 इकट्ठे नहीं थी। अच्छा। एक पहले शहीद हुए, 2 बाद में शहीद हुए। इसके अलावा अगर देखें हम पलंदरी में या सदरती की हम बात करें, तो कौन से लोग ऐसे थे जो दीदा दलेरी के साथ रहे? एक तो कर्नल शेर अहमद खान साहब हो गए, और कौन से लोग जो ज्यादा मुतहर्रिक और फाल रहे इसमें? ये हमारे कप्तान अब्दुल्ला साहब थे, जो ये पलंदरी के रहने वाले हैं, मेरा तो उनसे रिश्ता भी है। तो इसके अलावा जो लोग थे जो यानी एक थे इनके मुजीब कोसर साहब के वालिद साहब थे। अच्छा। वो उनके बड़ा अच्छी रोल था। नुमाया लोग यही थे पलंदरी में। बाकी गिरदोनवा के लोग थे काफ़ी तादाद में, जिन 2 मसलन गुरा के हुसैन खान साहब थे, या इसी तरह पूरा से इस तरह से गाजी कमाल साहब थे, ये वो लोग थे, और लोग उनके साथ थे। दारुल में भी इसी तरह थे, यानी अपने अपने इलाके में अपने गाँव में नुमाया लोग तकरीबन। मेजर चन्नू खान साहब तो यानी आज़ाद कश्मीर जो रेजिमेंटल फोर्सेज है इसके जो सेंट्रल से कमांडर थे। अच्छा। ये दारुल वाले जो हैं चन्नू खान साहब, ये आज़ाद फौज जो फर्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग कैंप इनका बना था ना, उसके कमांडर चन्नू खान साहब थे। जैसे बहरहाल में गाजी शेरदिल साहब थे, शीशा में गुलाम अली खान साहब थे। इस तरह और काला में ये कर्नल आज़ाद साहब थे, ये मोहम्मद हुसैन साहब थे। इसी तरह तालाबाड़ी के थे फिरोज खान साहब थे, वो थे लाड़खाल से थी, उनका नाम मुझे याद नहीं इस वक्त। वो इस तरह के नुमाया लोग अपने इलाकों में जो थे वो सारे के सारे इसमें शामिल थे इनके साथ में। और अब भी जो चूँकि मकबूजा कश्मीर का बड़ा इशू है, बैनुल अक़वामी ताकतें ज़रा उनके अपने मफादात हैं जिसकी वजह से वो भी लटका हुआ है। आप क्या समझते हैं कि इसका कोई हाल मुस्तकबिल में नज़र आता है?
क्योंकि हाल तो पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है दुनिया में हाल बातचीत ही निकलते हैं। सही है। आप ये कहेंगे जी हम कश्मीर को फतह कर लेंगे, तो अब ऐसा मेरे ख्याल में वक्त नहीं है कि हम ये दावा करें या इसकी कोशिश करें या इस तरह का कोई सोच रखें कि जी हम जंग करके कश्मीर को ले लेंगे। हमेशा की जो टेबल पर ही होती है कोई मामला, अगर कोई इशू है जितने भी दुनिया में, तो वो आखिर में टेबल पर बैठ कर ही तय होते हैं। सही। अब टेबल पर हमारे पास जो चीज़ है वो ज़ाहिर सबसे मौसर चीज़ है वो अक़वाम मुत्तहिदा में हमारी पहले से हमारा केस जो गया हुआ है। सही। अगर हम यानी उसको फॉलो कर सकते हैं, उसकी यानी उसको मजबूती से पेश कर सकते हैं, तो दुनिया हमारी वो बात मान लेती है। लेकिन ज़ाहिर है दुनिया के मफादात हैं, सही। ना हम उसको केस को उस तरह चला सके और ना दुनिया के जो मफादात की वजह से दुनिया ने हमारी हमायत की है वो ये बात नहीं मानते हैं कि जी यानी कश्मीर को इंडिया से अलग करके पाकिस्तान के साथ शामिल कर दिया जाए। वो एक ही चीज़ है कि जी आप आवाम से पूछें जो पाकिस्तान ने और इंडिया ने भी इसको माना हुआ है कि जी आप नेहरू ने ये तस्लीम किया हुआ है कि जी कश्मीर के लोग फैसला करेंगे, हम उसको कबूल करेंगे। पाकिस्तान ने भी माना हुआ है। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो 70 साल से तस्लीम शुदा है कि जी आवाम जो बात कहेंगे आप उसको ऑन करें, दुनिया भी उसको माने और पाकिस्तान इंडिया भी उसको माने। अब ये इंडिया ने तो ये काम किया कि उसको 47 के बाद पता था कि अगर रायशुमारी हुई, रेफरेंडम हुआ तो मेरे हक में वोट नहीं पड़ेगा, यानी क्योंकि पूरे कश्मीर के वोट पड़ने चाहिए, उसमें गिलगित शामिल है, आज़ाद कश्मीर शामिल है, जम्मू शामिल है। तो सिर्फ कश्मीर के वोटों से तो यानी जो ख़ास वैली है उसके वोटों से फैसला नहीं होना था, बल्कि तो नेहरू को या कांग्रेस को ये खतरा था कि अगर रायशुमारी हुई तो हो सकता है हमारे खिलाफ वोट पड़ जाए और कश्मीर हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए उन्होंने रायशुमारी होने नहीं दी। शुरू के 25-30 साल उन्होंने कोशिश की कि इसको यानी मुलतवी किया जाए, इसको किसी तरीके से टाला जाए, तो वो उसमें कामयाब हो गए। अब वहाँ उन्होंने यानी ज़ाहिर है एक पूरी 2 नस्लें चली गई हैं हमारी। अब लोगों के अंदर वो जो ज़्यादा कश्मीर जो रहते हैं वो ज़्यादा वहाँ के सेटअप से यानी बिल्कुल मानूस हो गए हैं। अब उनको आप ये नहीं बता सकते कि जी पाकिस्तान क्यों पाकिस्तान के साथ जाएंगे, वो पाकिस्तान के साथ क्यों करेंगे, यानी अब वो पोजीशन हमारी यानी रेफरेंडम की सूरत में भी हमारी मजबूत पोजीशन उस तरह नहीं है जैसे 47 के बाद थी। तो वैसे भी इंडिया ने बड़ा यानी वहाँ जुल्म सितम किया है, लोगों के अंदर खौफ भी है। लेकिन ये चीज़ है कि अगर वो टेबल पे आते हैं, इंडिया पाकिस्तान आते हैं और कोई दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा इनको लाती है, तो फिर हाल एक ही है हमारे पास कि हम इसको कबूल करें कि जी जो लोग कश्मीर के लोग फैसला करेंगे, राय शुमारी जो होगी उसके मुताबिक फैसला होना चाहिए। इसके अलावा जो मसलन कोशिश तो बहुत की गई है कि इससे हट के कोई हल निकाला जाए, जैसे परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की थी कि भाई इसको हम या उससे पहले ये जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने 1964 में कोशिश की थी कि भाई इस कश्मीर को कहीं डिवाइड कर देते हैं। चुनाव फार्मूला एक आया था कि जी कुछ आप रख लें कुछ हम रख लें, वो कामयाब नहीं हो सके। इंडिया पाकिस्तान ने कोशिश की है कि कश्मीर को आधा आधा करके हम रख लें। पहले ये इन्होंने की, भुट्टो सोरेन सिंह मुज़ाकरात हुए तो उसने कोशिश की कि जी कोई और हल हम निकालते हैं, रायशुमारी के अलावा कोई हल निकालते हैं। उसमें एक हल ये था कि जी दरिया जनाब को बाउंड्री बना लेते हैं, दरिया जनाब जम्मू से गुजरता है, तो वो उससे ऊपर वाला इलाका इंडिया को दे दें, इधर पाकिस्तान को दे दें। लेकिन इस पर भी उनका आपस में इत्तेफाक नहीं हो पाता, कश्मीरी को उन्होंने शामिल ही नहीं किया। फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने कोशिश की थी कि भाई इसका कोई और आप हल निकालते हैं। एक हल उन्होंने निकाला कि भाई जो वैली का इलाका है जहाँ ज़्यादा जो तहरीक इंडिया के खिलाफ है तो उसको इंडिपेंडेंट निकाल दें और बाकी इलाके हम आधे आधे कर लेते हैं। जम्मू का कुछ इलाका पाकिस्तान और कुछ इंडिया के साथ शामिल हो जाता है। यानी इस तरह उन्होंने तकसीम करने की कोशिश की, लेकिन खुद उनका अपना इत्तेफाक नहीं हुआ। इंडिया पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए हैं इस पर, 2-3 बार हुए हैं, कोशिशें हुई हैं, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हुई। अब जो है वो जो यानी तकसीम मौजूद है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित पाकिस्तान में, और वो उन्होंने इंडिया वालों ने उसको मुकम्मल तौर पर गोया कि अपने साथ शामिल कर लिया है। कश्मीर को, लद्दाख को एक अलग हैसियत दे दी है, गोया कि अब उसकी वो स्टेटस ही तब्दील हो गया है। कश्मीर का इंडियन जो कवानीन थे 370 दफ़ा थी वो ख़त्म हो गई, तो उसकी वजह से हमारा इंडिया वाला स्टेटस ख़त्म हो गया। पाकिस्तान जो है वो अभी इसकी कोई नहीं, हमें वो एज इट इज़ है, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। गिलगित को भी उन्होंने बस वो एक थोड़ी नीम खुद मुख्तार हुकूमत दी हुई है, वहाँ ना सूबा है और ना हिस्सा है पाकिस्तान का। अब आइन के लिहाज से हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, उसमें हमें अलग से ऐसी तो उन्होंने दी हुई है कि जब ये फैसला होगा कश्मीर का तो इसके बारे में हम फैसला करेंगे। पाकिस्तान का आइन तो ये कहता है कि जी
जब तक यानी कश्मीर का फैसला होता तब तक इसको इसी तरह रखा जाए जैसे अब है। तो अब इसकी यानी सबसे बड़ी बात यह है कि अब कोई ऐसा दानिशमंद आदमी, कोई ऐसा यानी बड़े असर और रसूख वाला आदमी न इंडिया में है और न पाकिस्तान में है जो आवाम को, आवाम जिसकी बात मान लें और उस पर कोई फैसला हो जाए। अब तो यानी हर जगह यानी इतने लो लेवल के लोग हैं कि जिनको बाद को पता ही नहीं है मसला कश्मीर है क्या, वो यानी इस पर कोई बात करने के काबिल ही नहीं है। तो ना कश्मीर की क़यादत में कोई ऐसा है। कश्मीर की सारी क़यादत जो है वो जिसको आप कह सकते हैं कि ये उस लेवल की नहीं है कि जो किसी टेबल पे बैठ के किसी बैन अवी नुमाइंदे को कायल कर सकें या एक दूसरे को कायल कर सकें। हमारे पास ऐसी अब क़यादत खत्म हो गई है। वो बड़े लोग थे, नेहरू थे, शेख अब्दुल्ला थे, सरदार इब्राहिम थे, या पाकिस्तान में अब यानी सोहरावर्दी जो थे, हुसैन शेख बंगाली थे, लेकिन उनके बारे में कहते थे कि वो अगर एक बार, नेहरू को खतरा यही था कि अगर मैं एक बार सोहरावर्दी के साथ टेबल पर बैठ गया तो कश्मीर में हाथ से चला जाएगा। वो इतना यानी लायक आदमी था, उसको वो बड़ी कोशिश की उसने कि आप टेबल पर आ जाए, हम बात करते हैं। जब नेहरू ने उसको टाला उसको कि अगर ये मैं इसके साथ बैठ गया मेज पर तो ये कश्मीर मुझसे लेकर जाएगा। तो वो लायक आदमी थे, नेक लोग थे और उनकी एक अल्लाह ताला ने सलाहियत दी थी। अब हमारे पास ऐसा कोई। अच्छा, एक और चीज़ है कि जिन अकाबरीन ने यानी अपनी जानों पर खेल कर कश्मीर का ये खिता आज़ाद कराया, उनका नज़रिया था कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। वो तो इसी नुक्ते जिस तरह आपने पहले भी बताया। फिर हमारी करारदाद इलाक़े पाकिस्तान भी हुई है। अब बहुत सी कुव्वतें चूँकि नहीं चाहती कि कोई भी मुल्क इतना बड़ा हो जाए, ताकतवर हो जाए कि जो बैनुल-अक़वामी साम्राज्य है उसके लिए कोई टक्कर का मुल्क बन जाए। तो इस हिसाब से वो भी चाहते हैं कि छोटे-छोटे ममालिक हों। तो यहाँ पर भी कुछ कुव्वतें ऐसी हैं कि जो हमेशा पाकिस्तान पर क्रिटिसाइज़ करती हैं, तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान हमें खा रहा है। वो इंडिया मुर्दाबाद कहने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, चाइना भी हमारे ऊपर काबिज़ है, उसको मुर्दाबाद नहीं कहते, लेकिन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ये जो जनरेशन है, इसको कैसे असल में इसमें जनरेशन जो जई है उसमें दो तीन, एक तो जो आप कह रहे हैं कि जी बैनुल-अक़वामी मुमकिन है उसमें हों, हम तो उसका कोई हमारे पास सबूत नहीं है कि बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें किसी हमारे लोगों को कोई ये चीज़ बताई जा रही हो। हमारी जो मकामी सिचुएशन है उसमें यानी दो तरह के, नई नस्ल में दो तरह की बातें हैं। एक बात तो यह है कि ज़ाहिर नई नस्ल इस बात से तंग आ गई है कि हमारा कोई फैसला नहीं हो रहा है और उसमें वो यानी कसूरवार गर्दानते हैं जी पाकिस्तान भी कसूरवार है। फिर हमारा जो सेटअप है इसके अंदर जो हमारी आज की मौजूदा दौर की नई जनरेशन का एक जहन बना हुआ है कि हमारे जो मसाइल हैं उनकी वजह से हमारी वो क़यादत है, वो चाहे पाकिस्तान में है चाहे आज़ाद कश्मीर में है, वो उनकी करप्शन की वजह से, उनकी नालायकी की वजह से, उनकी यानी बदजनती की वजह से हम लोग मसाइल का शिकार हैं। जैसे आज हम देख रहे हैं कि बिजली का इशू है, ये इस तरह के इशू नौजवान नस्ल ये समझती है कि इसकी वजह हमारी क़यादत है और पाकिस्तान की क़यादत भी है। वो कहते हैं कि एक यानी उनका जहन एक यानी ऐसा जो है वो ये समझता है कि हमारे मसाइल के ज़िम्मेदार पाकिस्तान है, लिहाजा हमें नहीं चाहिए जी पाकिस्तान, हम जब अपना बनाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अब आगे उनको नहीं समझा कि अपना कैसे ठीक होगा, लेकिन वजह यह है कि हमारे हालात जो नहीं, और वाक़तन ये तजुर्बे में यही चीज़ है, जो महंगाई है, जो मुख्तलिफ तरह के मसाइल, माशी मसाइल हैं, मुलाज़मतें नहीं है लोगों के, यानी तरह तरह के मसला है कारोबार में। ज़ाहिर है इस तरह जब नई नस्ल वो तो नहीं देखती कि हमारे आबाजदार ने उनका नज़रिया क्या था, वो कहते हैं जी हमारी हालत ख़राब है और इस खराबी के जिम्मेदार जो लोग हैं हम उनको उनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। एक तो वो लोग हैं, और इन लोगों को मैं समझता हूँ कि अगर हमारे हुक्मरान ठीक हो जाएँ, पाकिस्तान की पॉलिसी ठीक हो जाए, हमारे माशी हालात ठीक हो जाए, तो ये लोग मेरे ख्याल में इस इंतहा पर नहीं जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन एक समझ लें कि एक तबका आप कह सकते हैं, एक ऐसा है जिनको वाक़तन यानी समझ लें कि आप मकबूजा कश्मीर से या इंडिया की तरफ से नज़रियाती तौर पर उनको ये बात की जा रही है कि ये लोग इस तरह की सूरत पैदा करें ताकि पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा हो। जैसे पाकिस्तान है इंडिया में मसलन मकबूजा कश्मीर में जो तहरीक है तो पाकिस्तान उसकी हमायत करता है, तो इंडिया की ख्वाहिश है कि यहाँ भी ऐसी चीज़ हो ताकि हम भी कहें कि आज़ाद कश्मीर के लोग भी पाकिस्तान को नहीं मानते हैं, तो पाकिस्तान हमारे बारे में कहता है कि हमने कब्जा किया, वो तो पाकिस्तान के बारे में तो आज़ाद कश्मीर के लोग कह रहे हैं, ज़ाहिर है उसने अपने लोग फीड किए होंगे, ये नहीं हो सकता कि वो ना करे। उनकी भी एजेंसियां हैं, उनकी भी खुफिया जिन्हें वो सारा सिलसिला है, तो वो उनकी कोशिश है कि यहाँ कोई ऐसे लोग हमें मिल जाएं जो इस तरह की बात करें कि जी
हम पाकिस्तान नहीं चाहिए। जैसे इंडिया में लोग बात कर रहे हैं मतलब कश्मीर में कि इंडिया के साथ नहीं जाएंगे, वो इसके एंटी पाकिस्तान भी चाहते हैं। अब ऐसे लोग उन्होंने जरूर रखे होंगे और वो जरूर उनको फीड भी करते होंगे, पैसे भी मिलते होंगे, सारा कुछ होगा। और वो लोग या लोगों को ज़ाहिर इस तरह की बात करते हैं कि जी पाकिस्तान जो वो क्या है, वो तो हमारा जालिम है, हमारे साथ उसने जुल्म किया है, हम उसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। यानी वो इंतहाब सदी पर जाते हैं, इनके पीछे ज़ाहिर है वो लिया। अब वो कितने लोग हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन जब हालात माशी हालात लोगों के खराब होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग उस तरफ जाते हैं कि ये वाकई ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहा, हमारे हकूक जो रासत किए हुए हैं। ज़ाहिर उनके नुक्ता नज़र को इन हालात की वजह से सपोर्ट मिलती है। तो होना ये चाहिए, हमारी हुकूमतों को चाहिए पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर के लोगों के मसाइल हल किए जाए, ताकि लोगों में इस तरह की जो सोच है इसको डेवलप करने के लिए हो सकता है वो कोशिश भी कर रहे होंगे, तो उनको जवाब मिलता है इस चीज़ का। अगर मसाइल होंगे तो लोग परेशान होंगे, नई नस्ल परेशान होगी। ज़ाहिर है जिस नौजवान को रोज़गार नहीं मिलेगा या उसकी मुलाजमत नहीं मिलेगी, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके पास तालीम है, सारा कुछ है, तो आप उनकी मुलाजमत का कोई यानी सेटअप ही नहीं बना रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे। तो ठीक है, हमारी ज़िंदगी अगर तबाह हो रही है तो ये लोग उसका सबब हैं। और ये आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान हैं या पाकिस्तान के हैं या हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं समझता हूँ उन सब की जिम्मेदारी है कि नौजवानों के मसाइल को हल करें। इन मसाइल को, जो माशी मसाइल हैं, जो समाजी मसाइल हैं, इन मसाइल को हल किया जाए। और ये जो यानी हमारे दरमंजार है, अब ये चीज़ बड़ी तेज़ी से उभर रही है कि एक ख़ास अशराफिया है जो हम पर जो हुकूमत कर रही है, और वो लोग हमारे हकूक जो वो गसब कर रहे हैं, वो आज़ाद कश्मीर में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं। तो उन लोगों को यानी मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का एहसास करना चाहिए कि उनकी इस यानी पॉलिसी की वजह से, हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से हमारी नौजवान नस्ल जो क्या है वो दूसरी तरफ जा रही है। ज़ाहिर उस चीज़ के कायल हो रहे हैं कि वो बात ठीक कह रहे हैं। ये मेरा अपना दावा यही है कि ये चीज़ इस तरह होनी चाहिए। आखिरी बात ये कि चूँकि ये हमारा मुतनाज़ा इलाका बताया जाता है कि ये मुतनाज़ा है, बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट भी यहाँ नहीं आती, तो ऐसा कोई हल मुमकिन हो सकता है कि बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टमेंट मुतनाज़ा एरिया होने के बावजूद पाकिस्तान इसकी कोशिश करके यहाँ हो, तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, इसकी कोई सूरत है ऐसी कोई? हो सकती है, ज़ाहिर मेरे ख्याल में ऐसी कोशिशें भी होती हैं और हुकूमतें कोशिश कर भी रही हैं, लेकिन मैं कहूँ कि सारा सिस्टम है उसमें खराबियाँ हैं, इसकी वजह से इस तरह की कोशिशें वो नज़र हो जाती हैं, किसी करप्शन की नज़र हो जाती हैं। वहाँ टूरिज़्म के हिसाब से अभी तो हमें कंफर्म तो नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं कि लोग यहाँ आना चाहते हैं और टूरिज़्म के हवाले से अच्छी डेवलपमेंट की भी कोशिशें होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसमें वो उस तरह का यानी इखलास नहीं है या क्या लोग यानी उस तरह के उसको यकीन नहीं रखते। तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट या आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ये कर सकती है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने भी कई मसलन ये जो जेलम या ये प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है ये बैनुल-अक़वामी कंपनियों ने काम किया है, ज़ाहिर है उनके मायदे हुए हैं, तो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट उसमें शामिल थी, तो ये मायदों के तहत उनकी ज़ाहिर उन्होंने काम किया है। तो ऐसे प्रोजेक्ट और भी आज़ाद हुकूमत भी पाकिस्तान की यानी रजामंदी से ये भी कर सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ लग सकते हैं, टूरिज़्म के हवाले से हो सकते हैं, दीगर जो हमारी फील्ड हैं उनके हवाले से होते हैं। हम बिजली की पैदावार है तो उस हवाले से भी यानी इसको अगर शफाफ बनाया जाए तो मैं नहीं समझता कि हमारे मसाइल कम नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी यही है कि सारी हमारी जो क्यादतें हैं, हुकूमतें हैं, वो इस चीज़ का ख्याल करें कि हम जो वो आवाम के मसाइल हल करें, ताकि नौजवान नस्ल जो वो असल में आज तो सच्ची बात यह है कि दुनिया भर में असल मसला तो माश का ही है, लोग इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस रखते हैं। जो आप 47 की हम बात करते हैं तो वो लोग माश को पीछे रखते थे, अपने नजरिए को आगे रखते थे। आज नजरिया नहीं आगे, आप माश आगे है। माश को लोग पहली तरजीह देते हैं, भाई पेट में हम खाएंगे, कुछ हमारा रोजगार होगा तो हम जब वो कोई नजरिया रखेंगे, तो अगर रोजगार ही नहीं है तो फिर हम नजरियों को क्या करें। ये आज की गोया कि सूरत हाल लोगों की यही है। लेकिन उस वक्त ज़ाहिर है वो जो नजरियाती लोग थे वो कहते थे हमें कुर्बानी देनी चाहिए, और उन्होंने दी कुर्बानी। उनके ज़ाहिर है इस तरह के उनकी अपने सारी चीज़ों को कुर्बानी उन्होंने दी है। लेकिन अब सिचुएशन सूरत हाल दुनिया में ऐसी नहीं है। हर जगह तकरीबन यही है कि लोग कहते हैं जी पहले हमें जो वो हमारी ज़िंदगी की आसाइशें होनी चाहिए, माश ठीक होनी चाहिए, तो ये ठीक होगा तो हम लोग भी जो वो एक मुनासिब सोशल ज़िंदगी गुजार सकेंगे, तो फिर हम जो वो खुश रहेंगे, तो फिर हमें कोई मसाइल नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी मसाइल में जकड़ी हुई है और उसकी वजह हम समझते हैं कि हुक्मरान है, तो फिर ज़ाहिर है वो लोग उसके खिलाफ बात तो करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आपकी बड़ी नवाजिश। ये थे प्रोफेसर मसूद साहब
तारीख़ी एतबार से इनकी किताबें भी हैं, आप ज़रूर इनसे रब्ता करके वो किताबें आपको मिल सकती हैं। उनके इंटरव्यू और गुफ्तगू के बाद आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर अदा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।